नमस्कार सभी को। गुड इवनिंग टू ऑल। आज के इस संभाषा के सत्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं जिससे आपने सजेस्ट किया है रूमेटाइड आर्थराइटिस के बारे में। आमवात में किस प्रकार से आयुर्वेद चिकित्सा एवं खास करके जैसे आपने पूछा है बस्ती चिकित्सा को लेकर या पंचकर्म का प्रयोग किस प्रकार से किया जाए। आप सभी जानते हैं आमवात शब्द ये दो शब्दों से बना है, आम और वात। वात दोष के बारे में मैं फिर से नहीं बताऊंगी। वायु ही सभी का चेष्टा का प्रवर्तक होता है, तो यहाँ पे वायु की विकृति है। वात प्रकोपजन्य व्याधि आमवात है। आम आम क्या है? आम एक अविपक्वम, असंयुक्तम, दुर्गंधम, बहुपिच्छिलम, इस प्रकार से शरीर में जब अन्न का पचन ठीक से नहीं होता है तो इस अपचन के कारण, अग्नि की मंदता के कारण जो एक दूषित पदार्थ शरीर में जम जाता है और शरीर के अलग अलग अवयवों को, स्रोतसों को दूषित करता है, ये पदार्थ जो है आयुर्वेद में इसी संकल्पना को आम कहा है। आम यानी अपाचित अन्न पदार्थ, दुष्ट रस, जहां पर की अग्नि की विकृति है और जिसके साथ अन्न का पचन ठीक से नहीं हुआ है, तो ये जब आम शरीर में बनता है और आम बनने के कारण जैसे ये आम फिर शरीर के अलग अलग भाव पदार्थों के ऊपर अपना परिणाम दिखाता है। जैसे हम लोग जीवा का परीक्षण करते हैं तो साम जीवा, फिर साम मल, साम मूत्र, तो अलग अलग स्रोतसों में जाकर भी ये वहां पे स्रोतस अवरोध निर्माण कर देता है और जो त्रिदोषों की प्राकृत गति है उन गति में भी विकृति आ जाती है। यहाँ पे आमवात यानी रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी इट इज अ टाइप ऑफ डिसीज जहाँ पे संधिशूल भी है, बट ये संधिशूल इट इज रिलेटेड विद आमज लक्षण। आम क्यों बनता है? आम बनता है कफ के बढ़ने के कारण। तो ओवरऑल आमवात ये कफवात जन्यवादी हो गया। आमवात के बारे में थोड़ा सा और मैं बताऊंगी। कई बार जैसे कि जुवेनिल यानी बच्चों में भी आमवात तो ये व्याधि देखा जाता है। आमवात का प्रमाण अभी बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, खास करके कफज जो हेतु है या वात प्रकोपज हेतु है। आमवात वैदिक का वर्णन सर्वप्रथम आचार्य माधव निदान ने किया था। माधव निदान का जो काल है, मध्यकालीन युग में लोगों में आलस बहुत ज्यादा बढ़ गया था। लोग कुछ खान पान के नियमों का पालन नहीं कर रहे थे, दिन में सोना एंड बहुत सारे गलत आदतें उन्होंने लगा ली थी, और इसी के बीच इस व्याधि को जनसामान्य में पाया गया और इसी को लेकर आचार्य माधवकर ने अपनी माधव निदान संहिता में इस व्याधि का वर्णन किया। इसीलिए आचार्य माधव निदान ही केवल, और बाद में फिर चारंधर संहिता, हरित संहिता, सभी में इस व्याधि का वर्णन तो मिलता है। बट सबसे पहला अगर ये जो डिसीज है तो वो ज्यादा से ज्यादा पाए गए मध्यकालीन युग में, जो कि प्रभावित था माधवकर से। आप सभी संहिताओं का पठन करेंगे तो उस संहिता के ऊपर वहां उस समय पे जो भी जीवन प्रणाली चल रही होती है उन सभी का परिणाम हम लोग देखते हैं। खान पान की आदतें या इसी प्रकार से उनका विश्लेषण किया गया है। तो इस प्रकार से आचार्य माधव निदान ने सबसे पहले इस आमवात व्याधि के बारे में वर्णन किया था। इसके बाद में आपको थोड़ा सा और विस्तारित रूप से आमवात के हेतु भी बता दूंगी। एंड जैसे कि इसमें विषम भोजन एंड सारा लाइक दिन में सोना सबसे बड़ा हेतु। आम बनने के लिए जो जो भी सारे हेतु रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना, वो सारे हेतु आपको यहाँ पर आमवात के लिए मिल जाएंगे। और इसके कॉजेस यानी आम, जैसे मैंने अभी बताया कि जो एक स्लो डाउन करता है अग्निमांद्य अजीर्ण के कारण, जो कि टिश्यूज के अंदर बैठ जाता है ये द्रव पदार्थ, एंड ये बैठ जाने के कारण फिर आगे से अन्न का पचन ठीक नहीं होगा, धातु अच्छे नहीं बनेंगे, धातु कुपोषित रह जाएंगी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मुख्य रूप से विरुद्ध आहार विहार, विरुद्ध चेष्टा, यानी जो भी कुछ लाइक दिन में सोना है, जागरण करना है और आहार के विहार के नियमों का पालन नहीं करना है, अग्नि का मंद हो जाना है, सेंडेटरी लाइफस्टाइल, इसी का बहुत ज्यादा प्रयोग करना, हमेशा से कुछ ट्रैवलिंग और ट्रैवलिंग में आतप का सेवन अधिक मात्रा में करना, स्निग्ध भोजन और मतलब बहुत ज्यादा घी और मैदा, बेसन, आटा और जैसे डालडा है, वनस्पति दूध है, हाई कैलोरिक फूड का सेवन करना, एंड फिर उसके बाद इमीडिएटली व्यायाम का करना, इसे सारे हेतु यहाँ पे आचार्य बताते हैं।
एंड सो यहाँ पे आम बनता है। इसमें मुख्य लक्षण क्या होते हैं? सबसे पहले तो आम के लक्षण हमें मिलेंगे, जैसे अंगमर्द, अन्न स्त्रोत से रिलेटेड, अंगमर्द, अरुचि, अपचन, अजीर्ण, आलस्य, दाह, तृष्णा, गौरव और शून्यत्व वगैरह। फिर बाद में पेशेंट को थोड़ा जॉइंट पेन डेवलप हो जाएगा। जॉइंट पेन के साथ अगर बुखार है और इसके साथ इंडाइजेशन के भी लक्षण है, तो वहां पे हमें मुख्य रूप से इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे केवल सूल नहीं होता है, तो सूजन भी आती है, पेनफुल स्वेलिंग होती है जॉइंट्स में, खास करके हैंड्स में, पाद में, सिर पर, एंड गुल्फ संधि में, जानु संधि में। और इसके साथ साथ मतलब एक प्रकार से डाइजेशन भी स्लगिश हो जाता है, ओवर सिक्रेशन ऑफ सलाइवा, नॉजियाटिक फीलिंग आती है, एनारोक्सिया होता है। आम शरीर में जैसे आम के लक्षण ये कफ दोष के लक्षणों के साथ मिलते हैं। कफ जितना गुरु है उतना भी आम भी गुरु होता है, क्योंकि कफ बढ़ने से कफ के प्रकोप के साथ ही आम बनता है। तो शरीर में गुरुता आती है, कुछ काम करने का मतलब, बोलते हैं ना, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं बहुत आलस आ गया है, बहुत जड़ जड़ लगता है। तो जड़ लगना, कुछ करने की इच्छा नहीं होना, लैक ऑफ उत्साह हानि, यानी कुछ करने की चाहत नहीं होती है। कभी कभार बीच बीच में बहुत ज्यादा प्यास लगना, बर्निंग सेंसेशन, और क्लेद अधिक बढ़ जाता है ना, आम बढ़ता है, क्लेद बढ़ता है, तो मूत्र प्रवृत्ति भी अधिक होती है। एंड इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन रिपीटेडली होता है। स्टूल भी उनका अपक्व होता है, जो एक फॉर्म्ड स्टूल चाहिए वो नहीं आता है। साम उमल, जिसमें फ्लश करने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है। पेन, अलग अलग टाइप से पेन का वर्णन आचार्य करते हैं। नींद नहीं आती है क्योंकि पेन रहता है, बर्निंग सेंसेशन रहता है। कभी कभार उल्टी भी आ जाती है, और चक्कर सा, चक्कर, थकान भरी, एंड छाती में भी अकड़ाहट सी लगती है ड्यू टू द आर्म, एंड बिकॉज कफस्थान इज उरस्थान। और इस प्रकार से फ्लैटुलेंस यानी अधमान, अटोप जैसे भी लक्षण मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसमें हम लोग डायग्नोस कैसे करें? इसके लिए तो रूटीन इन्वेस्टिगेशंस आप कर सकते हैं। एज के विचार से आप बाकी इन्वेस्टिगेशंस के साथ चल सकते हैं। आरए टेस्ट इसमें की जाती है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस टेस्ट की जाती है। इसमें ट्रीटमेंट प्लान मैं बताऊंगी। सबसे बेसिक प्रिंसिपल इसका रहता है लंघनम, आम पाचन, दीपन, आम पाचन, लंघन। बिकॉज आम बना है तो आम का पाचन करने के लिए लंघन बेस्ट माना गया है। कितने दिन लंघन करे, लंघन कितने दिन करे, इसका उत्तर तो हर पेशेंट में अलग अलग होगा। यानी पेशेंट में जितने आम के लक्षण आपको मिलेंगे उतने दिन उनको लंघन। बट लंघन यानी पूरा लंघन तो पेशेंट कर सकता है, तो इट्स ओके। कम से कम 2-3 दिन का तो करे, या फिर आप इसमें कुछ युष या गर्म पानी का, शुंठी सिद्ध जल का, षडंग पानी का प्रयोग करके फास्टिंग यानी लंघन करा सकते हैं। इसमें नेक्स्ट है स्नेहन। आमावस्था में निषिद्ध बताया है। आमवात में कभी भी स्नेहन नहीं करने का, यानी शुरू की अवस्था में तो जैसे आम अधिक होता है तो ना करें। इसमें स्वेदन इंडिकेटेड है। फोमेंटेशन, बाष्प स्वेदन, या जिस प्रकार से भी नाड़ी स्वेद है, जिस प्रकार से भी आप करना चाहते हैं स्टीमिंग थेरेपी, उसको आप कर सकते हैं। फिर उसके साथ साथ आपको मधुर रस का प्रयोग नहीं करना है, तिक्त कटु रस का प्रयोग करके ही दीपन करना है। एंड बाकी सभी शोधन के लिए भी तिक्त रस का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना है। इसमें बस्ती एंड विरेचन बहुत अच्छे से काम करते हैं। एक्सटर्नल ट्रीटमेंट में रुक्ष स्वेदन या रुक्ष मसाज भी किया जा सकता है। यानी लाइक पेशेंट का वजन बहुत ज्यादा है तो वहां पे हम लोग जो उद्वर्तन बताते हैं, तो इसी प्रकार से मसाज भी रुक्ष टाइप का आता है, जिससे क्या होता है ना, पेशेंट में जो गुरुता है, जो एक प्रकार से आलस चढ़ा है, एंड ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं होता है, आम जम गया है, स्रोतसों में अवरोध है, उसको निकालने के लिए आपको वहां पे ड्राई पाउडर का मसाज, अभ्यंग बताया है, जिसके साथ स्टिमुलेशन मिलेगा। एंड कहाँ पे स्रोतसों में जो भी अवरोध है वो कम हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, एंड क्लेथ भी अपनी जगह से हिलेगा, एंड पेशेंट ऑल्सो गेट मोटिवेटेड, एंड उसमें भी कहीं ना कहीं उत्साह, जो हमने अभी लक्षण पढ़ा था कि उत्साह की हानि है, उत्साह नहीं है, पेशेंट एकदम स्तब्ध हो जाता है, आलस भरा होता है। तो आलस को कम करने के लिए मसाज करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, एंड ब्लड सर्कुलेशन सभी तरफ ऑर्गन्स की तरफ जैसे जाता है तो सारे ऑर्गन्स काम करने के लिए फिर से रिफ्रेश हो जाए। देन स्वेदन,
पिंड स्वेदन स्पेशली लाइक हमने देखा कि पिंड स्वेदन आप सभी जानते हैं, इसमें पत्रपिंड स्वेद, एरंडक, अर्क पत्र का, निर्गुंडिक पत्र का स्वेदन कर सकते हैं, यानी पत्तों को बॉईल करके, या आप उसको जहां जहां पर भी पेन है वहां पे उसको पैक करके या उसके गर्म से उसकी सेकाई कर सकते हैं, या फिर जैसे मैंने पढ़ाया था वो आप कपड़ा भी उसको लपेट कर रख सकते हैं, गरम गरम जैसे लीव्स होते हैं उसको वहां पे एक प्रकार से लेप के रूप में लगा दे एंड कपड़े से बांध देंगे तो वो आधा घंटा उसका काम अच्छा होगा। इसमें सबसे बेस्ट है वालुका पोटली श्वेत। आपको क्या करना है वालुका पोटली श्वेत में, आपके घर के आजू बाजू में कहीं पर भी अच्छी वाली जो ये होती है ना, सैंड होती है, वालू होती है, रेती होती है, तो उसको लेकर आने का है और उसको थोड़ा सा लाइक गरम करेंगे, और या आप उसको गरम करके कपड़े में डाल सकते हैं या फिर कपड़े में भरकर उसको तवे पर सिकाई करें। उसमें थोड़ा सा सेंधा लवण डालिएगा 10 ग्राम की मात्रा में, जैसे आपके हाथ की लाइक इसमें आप आराम से ले सकते हैं उतनी सैंड आपको इसमें लेनी होगी, यानी कम से कम 4-5 कटोरी तो चाहिए, डिपेंड्स अपॉन पेशेंट की साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है। और बाद में फिर धान्य अम्ल धारा है, मैंने इसको भी पढ़ाया था, एंड परिषेक के रूप में काम कर सकते हैं, उपनाह बांधा जा सकता है, कुल्टिस बांधा जा सकता है ना। तो पहले तो मैं बताऊंगी दीपन पाचन। दीपन पाचन के लिए इसमें बेस्ट है शुंठी सिद्ध जल। शुंठी को आप काढ़ा के रूप में बनाकर इसमें सेंधा नमक भी डालिएगा, एंड शुंठी सिद्ध जल, थोड़े उष्ण एंड तिक्त दोनों प्रधान रस का प्रयोग इसमें आपको करवाना है दीपन पाचन के लिए। शुंठी चलेगी इसमें, त्रिकटु अच्छा काम करेगा, लवण भास्कर चूर्ण दिया जा सकता है, तो सेंधा लवण या सेंधों का भी यूज करना है, जो कि विलयन करता है, आम को विलयित करने के लिए ये अच्छा काम करेगा। शट्यादि काढ़ा भी दिया जा सकता है, जिसमें शटी है, शुंठी है, वचा है, गुरुची है, अतिविषा है, देवदारू है। बाकी तो कई सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। तो मैं पहले लंघन मैंने बताया, फिर दीपन पाचन स्वेदन करा सकते हैं, इसके बाद इसमें विरेचन के साथ चल सकते हैं। विरेचन के लिए स्नेहपान के रूप में पंचतिक्त घृत का स्नेहपान बेस्ट है, तिक्त घृत का स्नेहपान किया जा सकता है। स्नेहपान कब करेंगे, स्नेहपान कब करें, जब आपका लाइक जैसे कि आम जीर्ण हुआ है, अग्नि का दीपन अच्छा हुआ है, लंघन दीपन पाचन हो गया है, तो फिर जाकर हम लोग स्नेहपान करेंगे और फिर जाकर विरेचन किया जा सकता है। बिना स्नेहपान के भी आप नित्य विरेचन के रूप में अविपत्ति का चूर्ण, कुछ ऐसे कल्पों का प्रयोग भी किया जा सकता है ना। तो इस प्रकार से इसमें विरेचन अच्छा माना गया है। बाकी कल्पों में पेन किलर के रूप में या पेशेंट का जो लोकल एक पेन होता है उसको कम कराने के लिए सिंहनाथ गुगुल, अमृता गुगुल एंड त्रयोदशांग गुगुल, त्रिफला गुगुल बेस्ट माने गए हैं इसमें। और बाद में जैसे इसमें खास करके उष्ण द्रव्यों का गुणों का उपयोग करना है, तो भल्ला तक वटी बेस्ट काम करेगी। भल्ला तक चूर्ण, भल्ला तक चूर्ण में आप भल्ला तक मिलाकर, तिल मिलाकर, हरितकी मिलाकर उसको गुड़ भल्ला तक योग के रूप में भी दे सकते हैं। फिर इसमें पंचसकार चूर्ण, जिसमें शुंठी, हरितकी, पिपली है, तिवृत्त है, इसका प्रयोग किया जा सकता है। दशमूलादि का प्रयोग है, जैसे दशमूलारिष्ट है, रासनादि कषाय का प्रयोग किया जा सकता है। पिपली का काढ़ा बनाकर यूज किया जा सकता है। बेस्ट इसमें नागर चूर्ण काम करेगा, एरंड बीज काम करेंगे, एरंड बीज आदि योग दिया जा सकता है, जिसमें एरंड बीज, शटी एंड शर्करा मिलाकर दी जाती है, जो कि अर्ली मॉर्निंग सवेरे उठने के बाद दिया जाता है। आपको कुछ लेप लगाना हो तो शतपुष्पा का लेप लगाइए पेशेंट के, जानू समझो जानू संधि पर सूजन है एंड पेन भी है, तो वहां पे शतपुष्पा का पेस्ट उसमें आप डालिएगा, वचा डाल सकते हैं, शोठी डाल सकते हैं, गोक्षु डालिएगा, देवदारू पुनर्नवा, यानी देवदारू पुनर्नवा भी क्या करेंगे, थोड़ा सा इन्फ्लामेशन को कम करने वाले हैं। मुंडी है, मदन फल है, तो ये सभी द्रव्य एक कुल मिलाकर इसको बताया है शतपुष्पादि लेप के रूप में। तो ये लेप आप लगा देते हैं तो वहां पे जो एक आम है, जो एक इन्फ्लाम्ड पोर्शन है, सूजन क्यों आती है, सूजन आई है कहीं ना कहीं, वहां पे सारे वेस्ट मटेरियल्स इकट्ठा हुए हैं, तो उसको विलयित करके निकालने के लिए शतपुष्पादि लेप का प्रयोग अच्छा माना गया है। बाकी आपको डाइट में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी खान पान दे पेशेंट को, वो अनाज आप दे रहे हैं, लाइक कुछ चावल वगैरह का तो क्रम ही प्रयोग करना है, बट चावल को भी आपको भून कर देना है, मुख्य दाल को भून कर देना है, इसमें बार्ली, हॉर्स ग्राम एंड
लाइक शिगरू की सब्जी है, जिंजर खाने में दे सकते हैं बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में। दिन में पेशेंट को दिन भर पीने के लिए गर्म पानी का प्रयोग करें। खान पान में अदरक का, लहसुन का भरपूर प्रयोग करें। बटर मिल्क भी दिया जा सकता है, छाछ भी पीने को दे पेशेंट को, प्रोसेस्ड विथ गार्लिक, लहसुन के साथ उसको प्रोसेस करके दे पेशेंट को। बिल्कुल भी दही, मांसाहार एंड नया अन्न, लाइक उसके हेतु में ही बोला है कि नवान्न सेवन से खास करके आमवात डेवलप हो जाता है। तो नया अन्न को पुराना करके यूज करें। लाइक तो पहले प्राचीन जो पद्धति थी कि घर में पूरे साल का अनाज रखा जाता था, तो इसी प्रकार से कम पुराना अनाज किसको कहे, कम से कम रखा हुआ अनाज 6 महीने का हो तो उसको यूज कर सकते हैं, तो वो पुराना अनाज मान सकते हैं। इसमें दूध का भी प्रयोग निश्चित आचार्य बताते हैं, मतलब बहुत ज्यादा दूध का प्रयोग नहीं करना है। और उड़द की दाल एंड बहुत ज्यादा मधुर पदार्थ और बहुत ज्यादा वात का सेवन, यानी हवा का सेवन, ठंडे हवा में बाहर जाना रात के समय में, लाइक घर के छत पर जाकर बैठना, सोना, ये भी सारा इंडिकेटेड नहीं है। और वेगों का धारण करना ये भी नहीं है। गुरु पदार्थों का सेवन करना ये भी ठीक नहीं है। तो इस प्रकार से कई सारे ये बातें आचार्य उसमें बताते हैं आपको। आमवाद के प्रकार जो अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग रूप से किए हैं, इसमें विष्टम्बी एंड गुलमी टाइप का आमवाद आचार्य हरितकार बताते हैं, और स्नेही आम वगैरह ऐसे पकवा आम, तो अलग अलग सभी में अलग अलग लक्षण हमें मिल जाते हैं। तो सब में ओवरऑल वही है कि आपको सबसे पहले तो आम के ऊपर काम करना है। आम के ऊपर काम करने के लिए पाचन, दीपन एंड देन फिर विरेचन के साथ आपको चलना है। जहां पर भी लोकल पेन लगता हो वहां पर लेप चिकित्सा करें। और लाइक योग बस्ती भी दिया जा सकता है, कटी बस्ती, जानू बस्ती का उपयोग किया जा सकता है। अभी थोड़ी बस्ती के बारे में मैं बताऊंगी, बस्ती कैसा करें। बस्ती में आप निरूह अनुवासन, अनुवासन के लिए पिपलादी तेल का एंड फिर निरूह आप रूटीनली दशमूल एरंड, इसमें भी आप तितली तेल डाल सकते हैं 40-50 ml की मात्रा में। गोमूत्र डालिएगा बस्ती में, गोमूत्र अच्छा है, उष्ण गुण के साथ वो अच्छा काम करता है, इसीलिए वहां पे उसको भी दिया जा सकता है। यानी यूजुअली जो दशमूल की बस्ती होती है निरोह की, उसको दिया जा सकता है। इसके साथ गंधर्वास्तादि तेल जो है वो भी हम मात्रा बस्ती के रूप में या अनुवासन के लिए उसका भी उपयोग किया जा सकता है। इवन आप मात्रा बस्ती एरंड तेल की भी देते हैं। एरंड तेल खान पान में ज्यादा से ज्यादा यूज करें। एरंड तेल की मात्रा बस्ती कंटिन्यूली 7 दिन 10 दिन हर महीने में, लाइक बीच का पीरियड आप 7 दिन का 10 दिन का अगर दे देते हैं ये आप एरंड तेल की मात्रा बस्ती, तो जो कुछ महिलाओं में ऐसी हिस्ट्री भी मिल जाती है कि प्रसूति के पश्चात तो वात विकार में संधिवात या आमवात डेवलप हो जाता है। क्या होता है ना कि प्रसूति के बाद बहुत ज्यादा मात्रा में खान पान, आराम करना एंड मिष्टान्न सेवन करना और बिल्कुल सेंडेटरी लाइफस्टाइल हो जाती है। उसके बाद भी इस सभी हेतुओं के सेवन के साथ पेशेंट्स आते हैं जिनमें आम भी होता है एंड लाइक सारे संधिशूल के भी लक्षण मिल जाते हैं। तो वहां पे इस प्रकार से कैस्टर ऑयल विरेचन के लिए और कैस्टर ऑयल की रोटी के रूप में प्रयोग किया जाए। एरंड तेल बेस्ट रहेगा आमवात के लिए, जैसे भी आप देना चाहें। हफ्ते में एक बार, एक दिन आप 30 से 40 ml पीने में दे सकते हैं। तो मतलब खान पान में भी प्रयोग करके भी अनुलोमन विरेचन करवाया जा सकता है, जो वात के प्रकोप के लिए, वात शांति के लिए, वात शमन के लिए अच्छा माना गया है। इसमें थोड़ी लाइक पेशेंट की लक्षणों को देखते हुए कृमिघ्न चिकित्सा भी कर सकते हैं। कृमि कुठार रस का भी प्रयोग बीच में कर सकते हैं। नागरादि योग का प्रयोग किया जाता है, जैसे जिंजर है जिसमें, और फिर त्युरुत है, गुड़ मिलाकर दिया जा सकता है। ऐसे कई सारे गुरुचादी योग है। कुछ हमारे पास जो अवेलेबल प्रोप्राइटरी मेडिसिन है जिसमें योगराज गुगुल, आमवातारी रवस, अमृता गुगुल, महाराष्ट्रनादि कषाय, दशमूलारिष्ट और वात गजांकुश रस, ऐसे वत्सकादि योग है। और पंचतिक्त गुगुल है एंड अजमोदा चूर्ण दीपन पाचन भी करेगा, पेन भी कम करेगा, वेदना का शमन करेगा। बिकॉज अजमोदा चूर्ण में त्रिफला है, इसमें भारंगी है, जीरा है, जीरा का अध्यारिष्ट भी दिया जा सकता है। इसमें देखिए अजमोदादि चूर्ण में तो कई सारे कंटेंट्स है, अजमोदा ही नहीं केवल, तो सारे थोड़े मसाले जिसमें क्यूमीन है, अलग अलग प्रकार के साल्स भी है, लवण रस भी इसमें डाला गया है, अनार वगैरह भी है। तो इस प्रकार से अजमोदादि चूर्ण आप
अगर घृत के साथ देते हैं तो ये वात विकारों के लिए बहुत अच्छा माना गया है। अगर पेशेंट को बहुत ही ज्यादा पेन वगैरह है तो हींगू के साथ इसको दें। एंड गर्म पानी के साथ देने से रोमेटॉइड आर्थराइटिस में अच्छा काफी लाभ मिल जाता है। पेशेंट को लो बैक में अगर पेन है तो अजमोदादी चूर्ण दशमूल के काढ़े के साथ आप पिला सकते हैं। एंड पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो साथ में और सूजन भी होती है तो वहां पे अजमोदादी चूर्ण आप एरंड तेल के साथ दे सकते हैं। तो अलग अलग रूप से अलग अलग टाइप से इसको हम दे सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशंस आम बात में सबसे बड़ा कॉन्ट्राइंडिकेशन है शीत गुण, यानी किसी भी जगह किसी भी तरह से, यानी ठंडे पानी से नहाना से लेकर ठंडी हवा में जाना, सभी कुछ ठंडी चीजें बिल्कुल अवॉइड करें। एंड बहुत ही ज्यादा गर्म भी अवॉइड करें। तो नॉर्मल टेम्परेचर वाला और थोड़ा गर्म ही चीजें खान पान में पसंद करें। इवन दो अमृत के पेशेंट को पीने के लिए भी आप षडंग पानी ही बता दीजिएगा, या कम से कम गर्म पानी का तो वो प्रयोग करें। बीच बीच में पानी में लाइक शुंठी है, शुंठी को उबाल कर शुंठी सिद्ध जल या शुद्ध शीत जल दे, क्योंकि इनका डाइजेशन पावर बहुत कम हो जाता है, आम अधिक बन जाता है। तो इसको कम करने के लिए, इसका आम की संप्राप्ति को भंग करने के लिए शुद्ध शीत जल भी काफी अच्छे से काम करेगा। आपको यहाँ पे अग्नि को अच्छा बनाना है। सबसे पहले अग्नि करेक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अल्टीमेटली अग्नि ठीक होती है तो धातु ठीक बनेंगे, धातु ठीक बनेंगे तो लाइक जो भी दुष्टि हुई है रस धातु की वगैरह वो कम हो जाएगी, और धीरे धीरे फिर आपके अस्थि धातु का भी ठीक से पोषण होकर पेन में कमी या पेन में भी आपको अच्छे से फायदा मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको इसमें एक और मैंने बहुत ज्यादा देखा है और मैं भी काफी बार बताती हूँ, इसमें दीपन पाचन के लिए वैश्वानर चूर्ण काफी अच्छे से काम करता है, जो कि अग्नि दीप्ति भी करेगा एंड आम का पाचन भी अच्छे से करता है। एरंड तेल विरेचन के लिए काफी अच्छे से। फिर आप इसमें मूर्छित तिल तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। एंड बस्ती में एरंड मुलादी क्षीर बस्ती दी जा सकती है, तिक्त क्षीर बस्ती दी जा सकती है। एंड बृहद सेंधवादी तेल का अनुवासन बस्ती काफी इंपॉर्टेंटली काम करता है। एंड काफी केसेस में एक अनुभूत योग के रूप में और अनुभूत औषधि के रूप में ये काम करता है। एंड सो इसमें दूसरा एक मैंने ज्यादा देखा है कि गोमूत्र का भी अच्छा रोल रहता है। गोमूत्र हरितकी एंड गोमूत्र का आप बस्ती के रूप में भी प्रयोग करें, जो कि लाइक कफच संप्राप्ति को भंग करने के लिए काफी अच्छे से काम करता है। सो गोमूत्र भी आपको यूज करना है। तो इस प्रकार से इसमें बहुत अच्छे से बलागुड़ुचादी कषाय का भी आप उपयोग कर सकती है। एंड सेंधव लवण का यूज है, पिपली चूर्ण का यूज है, मदन फल का प्रयोग किया जा सकता है। वोमन भी कर सकते हैं अगर पेशेंट की कफज प्रकृति है। एंड जैसे अभी मैंने बताया कि कफत दोष भी इसमें दुष्ट होता है, कफ एंड वात का प्रकोप होता है। अगर सीजन फेवरेबल हो तो मदन फल का वमन दीजिएगा। मदन फल, पिपली चूर्ण एंड सेंधा लवण मिलाकर, दूध एंड शहद मिलाकर भी आप इसमें लाइक क्रोनिक अगर अमवात होता है तो उसमें आप पेशेंट को दीपन पाचन कराकर एंड उसमें हल्का सा इंदुकांत घृत का स्नेहपान करवाकर, फिर एक दिन 7 दिन का हमने स्नेहपान समझो मानो कर दिया, तो फिर 3 दिन का स्वेदन करेंगे, बाष्प स्वेदन करेंगे एंड देन फॉलोड बाय वोमन कर्म। तो स्नेहपान के लिए इंदुकांत घृत अच्छा रहता है इसमें। फिर पंचतिक्त भी है एंड फिर बीच का 3 दिन का स्वेदन करिएगा एंड देन वोमन भी कर सकते हैं। तो पंचकर्म में आपको सबसे पहले तो इसमें स्नेहन, रुक्ष स्नेहन, फिर स्वेदन, बाष्प स्वेदन, आप नाड़ी स्वेदन कर सकते हैं, उद्वर्तन किया जा सकता है, वालुका पोटली स्वेद करे और फिर विरेचन करे, वमन करे एंड बस्ती। तो सभी प्रकार के पंचकर्म इसमें अच्छे माने गए हैं या इसका सभी का उपयोग होता है। तो क्रॉनिक अगर अमवात है तो वहां पे जैसे मैंने अभी भी बताया था कि वैश्वानर चूर्ण, सिंहनाथ गुगुल, महायोगराज गुगुल। और एकदम अर्ली स्टेज वाला अगर पेशेंट आता है तो वहां पे एरंड तेल आप ऐसे पीने को दीजिएगा, पेशेंट को अनुलोमन हो जाएगा। एंड वालुका स्वेद दीजिएगा। वालुका स्वेद कंटिन्यूली 1.5-2 महीने तक दिया जा सकता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। एंड फिर आपको थोड़ा सा पेशेंट के धातु का बल बढ़ाने के लिए अश्वगंधा, शतावरी जैसे कल्पों का भी यूज करना है। शल्ला की टैबलेट बहुत अच्छी काम करती है इसमें, आप सभी जानते हैं। शल्लाकी का या सुरंजन का भी काढ़ा भी बनाकर दिया जा सकता है। फिर रासनादी काढ़ा है जिसमें विकल्प आपको इन्फ्लामेशन, सूजन कम करने के लिए कुछ केसेस में दशांग लेप का भी काफी अच्छा रिजल्ट मिला है। एंड सो दशांग लेप भी यूज कर सकते हैं। गूगल तो सारे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। शुंठी का प्रयोग जरूर जरूर करें
इसमें। एंड पिपली वर्धमान क्षीरपाक भी दिया जाता है। क्यों देना है क्षीरपाक? ताकि पेशेंट को जो थकान वगैरह है वो कम करने के लिए। एंड पिपली यूज क्यों करें? क्योंकि ये उष्ण गुण की होती है, तो उष्ण गुण के साथ कफ की संप्राप्ति को भंग करने के लिए। अगर पेशेंट को बहुत ही ज्यादा वीकनेस लग रही है तो वहां पे समीर पंडित विरस देसी कल्पों का प्रयोग किया जा सकता है। सो वमन, 15 दिन के गैप के बाद विरेचन, फिर उसके बाद 15 दिन के गैप के बाद आप बस्ती, ऐसे सब कुछ, यानी सारे पंचकर्मों का प्रयोग करके ही आमवात आपको कंट्रोल में लाया जा सकता है। अगर बहुत ही अर्ली स्टेज में हो तो फिर आपको पूरे पंचकर्म की जरूरत नहीं होती, आप केवल अनुलोमन विरेचन से भी काम कर सकते हैं। सो इस प्रकार से पेशेंट की प्रकृति देखकर विरेचन, वमन एंड बस्ती सभी का प्रयोग कर शोधन चिकित्सा आप इसमें जरूर करें। शोधन के बिना आमवात कम होना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक या लाइक रेयर मिल जाता है आपको। अध्यापत्य बहुत ज्यादा जरूरी है। संसर्जन क्रम भी फॉलो करेंगे, सभी जो भी क्रियाकर्म हम लोग करते हैं उसमें संसर्जन क्रम को फॉलो करना ही है। पेशेंट को गर्मी के दिन हो कोई भी दिन हो तो उसको हमेशा के लिए उष्ण जल ही पान के लिए बता दीजिएगा, और ठंडा जल पानी पिए ही ना पेशेंट। ठंडा खाना भी ना खाए, बासी खाना भी ना खाए, एकदम ताजा भोजन ही करने को लगाए पेशेंट को। यस मैम, बताइए सभी लोग। सो विषगर्भ तेल का भी उपयोग किया जाता है अभ्यंग के लिए, लोकल एप्लीकेशन के लिए। विषगर्भ तेल बताइए पेशेंट को, लोकल पेन कम करने के लिए अच्छा काम करे। यस मैम, बताइए। मैम, मैं गुड इवनिंग। सबसे ये पूछना था कि जैसे आपने बताया इन्वेस्टिगेशन में आरए हम्म फैक्टर से हम कराते हैं टेस्ट। मान लीजिए अगर आरए फैक्टर पॉजिटिव है तो हम मान लेंगे कि हम लोग को आम बात, उस पेशेंट को आम बात है। लेकिन आपने क्या ऐसा देखा कभी कि आरए फैक्टर निगेटिव है तब भी आम बात रहा हो? ऐसा होता है क्या? हो सकता है, हो सकता है, कभी कभी मिलता नहीं फैक्टर, हो सकता है, तो देखा मैम है वो कुछ। क्या क्रोनिक में होगा या फिर शुरुआती स्टेज में हल्का कम होगा इसलिए नहीं मिल रहा है मैम ये? तो हाँ, हल्का होगा इसलिए मिल नहीं रहा होता है। और कुछ पेशेंट में कैसे होते हैं ना कि लक्षण तो आमवात के देखे जाते हैं, बट हम लोग उसको आरए के कंपेयर में नहीं ढूंढ पाते हैं, वो भी संभव हो पाता है, तो वो मैम भी क्या कोई पॉसिबल। और कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट भी है आरए आरए फैक्टर के अलावा? जो आरए टेस्ट होता है इसके अलावा भी कोई और भी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट होता है ऐसा ऐसा कोई? नहीं देखिए, वो अगर सर जुवेनिल टाइप का है या बच्चे की उम्र वगैरह कम है तो अमवा मेटर आर्थराइटिस इट इज टेकन एज ऑटोइम्यून डिसीज के रूप में भी इसको लिया गया है। तो वो भी थोड़ा सा हमें देखना चाहिए। और जिसमें भी विशोधन ही जो इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए भी आपको फिर शोधन पहले और फिर रसायन ही करना, चिकित्सा करना पड़ेगी उसमें भी। मैम एक चीज और पूछनी थी, क्या मैम हम्म ऐसा होता है कि किसी पेशेंट में आम हम्म बात भी हो सकता है, संधिवात, जैसे तीन चार अर्थराइटिस होती है, एक आम बात, संधिवात और एक हम्म गठिया, जिसे शायद वो यूरिक एसिड वाला बोलते हैं, शायद ऐसा होता, गठिया गाउट गॉट। गाउट हाँ हाँ। गाउट। हाँ क्या एक ही पेशेंट में एक से ज्यादा, मतलब ये तीनों हो सकते हैं या फिर इनमें से कोई दो एक साथ हो सकता है क्या? सर नहीं, दोनों मतलब देखिए, सबसे पहले तो लाइक ना आमवात की एंड इसकी गाउट की, वात रक्त की संप्राप्ति टोटल डिफरेंट है। वात रक्त में वात एंड रक्त धातु की दृष्टि होती है, जी एंड इसमें यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। जी जी आमवात में आम बनता है अधिक। जी एंड वात रक्त में भी देखिए, पेन तो दोनों तीनों में भी रहेगा, सिंपल आर्थराइटिस तीनों में में। भी रहेगा। आर्थराइटिस कोई भी हो, हम लोगों को वहां पे दीपन पाचन के साथ शोधन, बस्ती वगैरह सारा तो सेम पार्ट रहेगा। बट आम जहां पर भी होगा वहां पे स्नेहन कतई इंडिकेटेड नहीं होगा, लाइक उस वहां पे रुक्शन ज्यादा करना होगा, वालू का सिकाई करनी होगी, तो वो ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड रहता है। आमवात ये मतलब कई सारे यंग अडल्ट्स यानी यंग एज के बच्चों में 10-12 साल से लेकर होता है। आमवात थोड़ा ओल्ड एज में मेरे विचार से कम पाया जाता है। वात रक्त बच्चों में बहुत रेयर मिलता है। एंड वात रक्त ये मिडिल एज में लाइक 40 to 60 के एज में वात रक्त मिलता है। आर्थराइटिस भी टिपिकली एज रिलेटेड व्याधि मानी गई है, एंड इसीलिए आर्थराइटिस भी अराउंड 35 टू फिर 50-60 और आगे की उम्र में भी मिल सकती है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंशिएट इसमें हम लोगों को करना पड़ेगा। मतलब जनरली आपने देखा तीनों एक साथ या दो एक साथ नहीं होते, मतलब जनरली ऐसा रहता है कि दोनों नहीं एक साथ सर नहीं, हाँ दोनों वातरक्त आम बहुत एक साथ तो नहीं देखा, मैंने तो नहीं मैं देखा।
आमवात और संधिवात एक साथ हो सकते हैं क्या? हाँ, देखिए संधिवात यानी संधिशूल ही है ना एक प्रकार से। जी। जब इस संधिशूल के साथ आपको आम के लक्षण मिल जाते हैं, यानी वहां पे वातदोष के साथ कफदृष्टि भी मिल जाती है, जिसमें आम के लक्षण यानी अरुचि, अभिमान, आलस, गौरव एंड कहीं ना कहीं स्तब्धता, गुरुता, वो सारे हेतु भी एंड परीक्षण में भी मिल जाता हो, तो वहां पे हम लोग इसको आमवात कहते हैं। मैम जो आपने ये बताया कि जैसे इसमें स्नेहन जो है, हम लोग हम्म। स्नेहन करते हैं, रुक्ष स्नेहन करते हैं। जनरली बहुत ज्यादा ऑयल हम्म। वगैरह नहीं होता है। तो मैम जैसे हम्म। विषघर तेल जो आपने शायद बताया था, विषघर तेल ही लोकल एप्लीकेशन के लिए एक बार आपने बताया। तो मैम हाँ, ये जो विश्वगर्भ। तेल है, तो ये कैसे वर्क करेगा? मतलब कि बाकी तेल जैसे मना हो रहे हैं, ये तेल वैसे वर्क कर रहा है सर, क्या? ये उष्ण गुण का है ना, तो वो उष्ण गुण के साथ काम करेगा वहां पे ना, वातदोष के लिए विलयन कर देगा आम को। ओके। आम का तो विलयन कर अच्छा। देगा ना ये, लोकल ओके। लगाने तो से। मतलब इसमें हमें मतलब अगर दीपन पाचन अभी ढंग से नहीं हो पाया है पूरा, लेकिन विश्व का तेल हम इस्तेमाल तुरंत कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं सर, कर सकते हैं। और एक चीज आपने कोई वो शायद पुष्पादि लेप आपने मैं एक बताया था, उसके एक बार कंटेंट्स एक बार फिर से बता दीजिए। कौन शतपुष्पादि से? लेप। मैम आप लोग को शतपुष्पादि लेप ऐसा कुछ करके बताया था, पेस्ट कुछ ऐसा करके बताया था। नहीं सर, दोसांग लग है। नहीं, दशांग लेप अच्छा, बाद में बताया था। शतपुष्पादि का दशंग लेप तो लेप। यूज कर सकते हैं। हाँ, जैसे वचा शुंठी देवदार पुनर्नवा ऐसा कुछ आपने इसमें बताया था, शतपुष्पादि लेप का ऐसा कुछ करके बताया था तो आपने पेन अच्छा, ठीक है, इन्फ्लेशन के बताती लिए। हूँ। हाँ, ठीक है, बताती हूँ। यस, और किसी का कुछ है? मैम उपनाह इसमें किसने करा मैम, जाएगा किस चीज का? हाँ नमस्ते मैम। हाँ, नमस्ते, बोलिए सर। हाँ मैम, मेरा माँ का एज हाँ, हाँ। 60 है। तो उनका हम्म। 20 साल से जॉइंट पेन और सिरा में टान था, जकड़न था। हम्म। तो टेस्ट किया तो उनका आरए फैक्टर पॉजिटिव आया और 42 आया। और वो उनका शुगर भी है। तो हम्म। उनको दीपन पाचन के लिए ये दिया था आपका हिंगुआष्टक चूर्ण हम्म। और आपका कैस्टर ऑयल और सौंठ हम्म। और यही दिया था। और आपका ये जो महाजोगराज गुगुल। हाँ, तो तो उनको उनका उनको अभी क्या क्या देंगे अभी? अभी क्या है सर, उनको लक्षण क्या मिल रहे, कैसे मतलब अभी बताइए थोड़ा सा, कंडीशन कैसी है? उनका पैर में दर्द है, कमर में भी दर्द है। हम्म। अब पहले कमर में नहीं था, हम्म। अभी कमर में भी दर्द है। और हाथ जो है, हाथ ऊपर नहीं कर सके। अच्छा, तो कुछ आपने बाकी कुछ यूज किया है इसमें? हाँ मैम, पंचकर्म का तेल प्रयोग मालिश। किया है? नहीं मैम, पंचकर्मा नहीं प्रयोग किया। अच्छा, ठीक है। आप बताइए सभी मिलकर कुछ इसमें। मेनोपॉज हो गए ना, 60 की उम्र है क्या उनकी? हाँ 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 जी मैम। सर, उनका माहवारी बंद हो गया? हाँ हाँ जी, बंद हो गया। अच्छा, ठीक है। बताइए आरती जी, इसमें क्या दे हम लोग और? अलका जी, आप बताइए। सपना जी, डॉक्टर सपना जी। सर कितने टाइम पे कब बंद हुआ था उनका जब मेनोपॉज कब शुरू हुआ था, कितना टाइम हो गया उन्हें मतलब? वो 50 आते आते बंद हुआ। अच्छा, 50 मतलब काफी टाइम हो गया है। हाँ जी। दशमूलारिष्ट दिया उन्होंने आपने? हाँ, हाँ जी, दशमूलारिष्ट दिया। हम्म। और अश्वगंधारिष्ट भी दिया था। अच्छा, ठीक है, वो तो एज के हिसाब से थोड़ा सा लाइक रसायन। आपने दीपन पाचन करवाया था क्या?
हाँ जी, कराया था। सर वेट इसमें कितना है? वेट कितना है उनका? वेट आपका 56 ऐसा होगा। हाँ, और हाइट करीब कितनी होगी? 5 फीट 2 इंची। हाँ, तो मेरे ख्याल से मैम ओवरवेट तो नहीं है ना ये 56 नहीं और नहीं 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 ओवरवेट तो नहीं है, ठीक है। नहीं, ठीक है, नहीं वेट तो ठीक है। वेट ठीक वेट लग तो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है वेट पे, की। पे, तो पहले ओवरवेट था। तो एक तो शुगर भी है उनको और ये भी है, तो मैम हाँ दोनों का ही इसमें काढ़े वगैरह इस तरह से देने पड़ेंगे कि दोनों का इनका रहे। मधुर तो वैसे ही आप इस आम बात में वैसे ही मना हो देते जाता नहीं, है, और नहीं शुगर में नहीं। तो दोनों ही मना गए। तो आरिष्ट Yes, वगैरह आप दे रहे हैं, तो शुगर तो इसकी वजह से थोड़ी तो उतना नहीं चलेगा। आपने दोनों आरिष्ट दे दिए हैं, उसमें थोड़ी शुगर तो होती ही है, दोनों अगर आप देंगे तो ये एक चीज है। जी अगर आप उसकी जगह आप कषाय यूज करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। दशमूल कषाय का यूज, ये रासनादी कषाय और दशमूल कषाय, मतलब आरिष्ट थोड़ा कम करके दे। क्या शुगर की कोई वो वेस्टर्न मेडिसिन भी ले रही है, मतलब एलोपैथिक मेडिसिन भी नहीं ले रही है? नहीं 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 पहले 10 साल एलोपैथिक ट्रीटमेंट चला था। वो 10 साल में शुगर का हाँ, शुगर का और पेन का। ये दोनों का मतलब उन्होंने एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया है। हाँ, ट्रीटमेंट चला था। और कितने टाइम से बंद है उनकी दवाई, एलोपैथिक दवाई? वो 2020 से। 3 साल हो गया है, ओके। तो कोई विड्रॉल सिस्टम्स तो सिम्टम तो नहीं है शुगर की? स्पेशली शुगर में तो विड्रॉल सिस्टम्स कई बार आ जाते हैं। हाँ, देखिए शुगर है लेकिन कहीं पे अगर कट जाता है ना, वो सूख जाता है ऑटोमेटिकली। ओके ओके, तो मतलब इतना बहुत डेंजर नहीं है। नहीं, जैसे शुगर, जैसे मैं कह रहा हूँ लेकिन कि लेकिन शुगर रीडिंग बहुत ज्यादा है। अच्छा, शुगर रीडिंग बहुत ज्यादा है। हाँ, तो बहुत आपने ज्यादा आता विड्रॉल है करा, हो आपका सकता है 200। इसकी वजह से हो रहा है। फास्टिंग में ही 200 आता है। फास्टिंग में ही 200 आता है, तो बहुत ज्यादा हो गया है। हाँ जी। तो शुगर की तो शिल्पा मैम से यहाँ पेपर पूछना पड़ेगा आपको, शुगर के लिए कैसे करें। क्योंकि इसमें हाँ, हो सके तो आरिष्ट आप बंद जरूर करें। और इसमें शुरुआत दीपन पाचन मैम से, ये तो मैम पूछेंगे। मैम पहले आप ये शुगर का इसमें कुछ देना पड़ेगा ना इनको तुरंत ही, कुछ भी नहीं क्योंकि चल रहा है चित्तरंजन जी शुगर के लिए। शुगर के लिए मैम पहले ये दिया था आपका करंज, लता करंज का बीज कुछ गुड़मार वगैरह नहीं यूज किया आपने? दिया था। मेरा घर में है गुड़मार का पेड़, तो गुड़मार लेते थे तो उससे और ज्यादा पेन बढ़ जाता था। अच्छा, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। तो कितनी है शुगर, आपने कब जांच की थी वो बताइए जरा। वो मैम 15-16 दिन होगा। नहीं नहीं नहीं, उनका ये रिपोर्ट क्या है, रिपोर्ट बताइए मुझे, कितनी है शुगर वो बताइए ना। वो फास्टिंग में हाँ 200 के आसपास है मैम। रैंडम है या फास्टिंग या पोस्ट क्या है? 200 के आसपास हाँ रैंडम है? हाँ 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 हाँ। अच्छा, तो पहले कितनी थी, कंट्रोल में है क्या, क्या है वो थोड़ा सा मुझे बताइए। मैम शुगर पहले कुछ दिन एलोपैथी की दवा लेने से कंट्रोल होता था, हम्म। और अभी कंट्रोल नहीं है। अच्छा, अभी थोड़ा सा बढ़ गया, बाकी खान पान का भी इसमें बहुत परहेज वगैरह करना पड़ता है। ठीक है, ठीक है। तो हम्म अभी मेरे विचार से इसमें ना, आप अब अमवात के लिए बात कर रहे थे तो कुछ थोड़ा आप ये भी इस्तेमाल करके देखेंगे, क्योंकि उनकी एज भी है तो थोड़ा मुझे लगता है इसमें महावात विध्वंस रस एंड ताप्यादि लोह दोनों को 1 से 125 मिलीग्राम। महावात विध्वंस लिखिए, महावात विध्वंस ताप्यादि लोह 125 मिलीग्राम विथ चोप चीनी, हाँ, चौप चीनी। शुंठी एंड गुड़ूची, ये 250 मिलीग्राम की मात्रा में। तो ये सब मिलाकर दिन में हाँ 2 बार शहद बढ़िया। के साथ, दिन में 2 बार। यहाँ पे अभी लाइक
मीठा ये करना, बट शहद इज ओके, शहद के साथ दीजिएगा। जी मैम। विषगर्भ तेल हाँ, अभ्यंग के लिए, विषगर्भ तेल अभ्यंग के लिए। वो कितना बार अभ्यंग करेंगे मैम दिन में? जैसे सवेरे नहाने के पहले, रात को सोते समय लगाकर सोए तो भी चलेगा, उनको कोई दिक्कत नहीं है। एंड योगराज गूगल दे देगा, 2 बीड़ी। पेशेंट का पेट साफ जी। होता है? हाँ मैम, होता है। नहीं तो फिर बीच में 8 दिन में 10 दिन में एक बार उनको थोड़ा 25 ml एरंड तेल पीने को लगाइएगा। जी मैम। गैसेस वगैरह भी होगी या अनुलोमन हो जाएगा थोड़ा इसका, है ना। जी मैम मुझे ये पूछना था, योगराज गूगल और महायोगराज गूगल में एफिकेसी में कितना फर्क हो जाता है? सर थोड़ा सा फर्क तो मतलब होता है, लाइक ना इसमें थोड़ा सा वहां योगराज लाइक मतलब तुलना वैसे किया जाए तो थोड़ा सा फर्क तो दोनों में पड़ेगा ही पड़ेगा। अच्छा। और मैम सेदन सेदन देंगे? क्या जी? सेदन सेदन स्वेदन नहीं समझ। स्वेदन स्वेदन स्वेदन। सेदन। हाँ स्वेदन दीजिएगा, वालू का स्वेद दीजिएगा। सूजन है क्या जॉइंट के ऊपर? आपने देखा टेम्परेचर हाँ या हाँ सूजन है? हाँ, सूजन है मैम। सूजन है तो आप उसको वालू का पोटली स्वेद दीजिएगा, वालू का पत्र स्वेद चलेगा। आप इसमें अर्क पत्र, निर्गुंडी अर्क मिलाकर भी दे सकते हैं, है ना। हाँ एक आप लेप पूछ रहे थे ना विकास जी, यस उसमें मैम। शतपुष्पा, वचा, एक मिनट, शतपुष्पा, वचा, शुंठी, शुंठी, गोक्षुर, गोक्षुर, पुनर्नवा पुनर्नवा, एंड देवदारू, देवदार, कचूरा कचूरा, एंड मदन फल। मदन फल। ये सारा मिलाकर वो लेप आप लगा सकते हैं। हमें सब समात्रा में लेना है? यस यस, लेप के लिए तो मात्रा समान ही है। और पानी गर्म पीने को दो, माता जी को ना मैम पानी गर्म पीने को इसमें जो लगाए। लेप है वो किस चीज से बनेगा? मतलब ये गर्म पानी से ही बनेगा ना? हाँ इससे गर्म पानी से ही मम्मी बने। कितनी देर तक एक बार लगाना है? आधा घंटा रखिए। हाँ मैम, गर्म पानी ही पीता है मैम। हाँ गर्म पानी दीजिएगा उनको। और बीच में उनको कुल्था कुल्था कुलिथ मिल जाता है उधर, कुलिथ खाने को हाँ दीजिएगा हाँ हाँ अच्छा हाँ, वाला। मेरा कुल्थी मिल घर में जाती ही है? होता है। कुल्थी मिल हाँ जाती है? कुल्थी भी खाने में अच्छी रहती है अमवात के लिए। एंड हिंगू, हिंगू का खान पान में प्रयोग करें, हिंगू लहसुन अदरक, इसका प्रयोग बढ़ाए थोड़ा सा खाने में। आप कभी बीच में लाइक ये भी दे सकते हैं, शुंठी सिद्ध जल भी बीच बीच पे दे उनको, आम का पाचन होता रहेगा। छाछ पीने को दे, छाछ में ये शुंठी चूर्ण मिलाकर भी दिया जा सकता है, मैम जीरा कुछ पाउडर ये मिला के। बोलते हैं कि छाछ जैसे ठंडी होती है तो फिर वो आंत के रोगों में बढ़ा। पतली वाली, ज्यादा नहीं नहीं छाछ कैसे ना एकदम लघु बनाएंगे उसको, ज्यादा पतला बनाएंगे, बिल्कुल पतला वाला। ओके। यस। आरती जी बोलिए मैम कुछ। सपना जी, रंजित, डॉक्टर अलका, हेलो। आप भी अपना कुछ ओपिनियन दीजिए प्लीज। हेलो। यस यस बोलिए बोलिए। हाँ, मैं लेक्चर में तो नहीं सुन पाई आज का। मुझे पूछना था। हाँ हाँ पहले भी क्वेश्चन डाला था, 33 इयर्स की फीमेल है, हाँ। तो मैम उसको आरए है, 4 इयर्स पहले डायग्नोज हुआ है। अच्छा। हाँ, तो काफी सारा एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले चुकी है, उसका हमने पाचन वगैरह किया है। हाँ हाँ और पेन और स्वेलिंग के लिए भी उसको कोटम चुगादी चूर्ण लोकल एप्लीकेशन के लिए दिया था, ल्यूकवार्म वाटर के साथ मिक्स करके लेप हम्म करने। तो मैम हम्म अभी बस्ती स्टार्ट करने का सोच रहे हैं। हम्म तो जैसा आपने पहले, मतलब मैंने वो आपको फोटो भेजा था, पहले के भी मैंने नोट्स निकाले हैं आपके लेक्चर के। तो आपने ऐसे बोला था कि आम अवस्था रहेगी तो गोमूत्र के साथ में देना है, और अगर निराम रहेगा तो गोदुग्ध डालना है, हम्म वो चिंचा और सब डाल के। तो मैम इसको हाँ हम किसमें कंसिडर करेंगे? 4 इयर्स हो गया है, तो शाम में जाएगा या निराम में जाएगा? नहीं, अभी क्या है लक्षण, अभी पेशेंट में क्या अग्निमांद्य अरुचि कुछ लक्षण मिलते हैं क्या? नहीं मैम, लक्षण ये वाले तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ पेशेंट की फिंगर्स वगैरह ना वो हम्म। ऐसे टेढ़े होने लगे हैं। और हाँ वो तो ये तो उपद्रव रूप में गया है ना, फिर उपद्रव में काफी चला ज्यादा गया। बढ़ गया है।
वो तो हाँ, बहुत और उसको अब जॉइंट ज्यादा से बढ़ गया। बहुत पेन है, उसको उठने को नहीं होता है, चलने को नहीं होता। सिर्फ 33 ईयर्स की एज है पेशेंट की अभी। अरे बाप रे, बहुत ज्यादा हो गया सिवियरिटी एज से। क्या बताई आपने? 33। पोस्ट सुतिका है, क्या है मैम हिस्ट्री हाँ में? मैम, पोस्ट सुतिका है। अरे बाप रे। उसको 4 इयर्स पहले बेबी हुआ था। हम्म। बाद से उसको वो पेन चालू हुआ, फिर वो सबसाइड ही नहीं हुआ, तो डायग्नोज हुआ तो आरए निकला। और अभी तो बहुत उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है, फिर मतलब बस्ती वगैरह स्टार्ट किया आपने कुछ इसमें? आज मैम उसको विशगर तेल की अनुवासन बस्ती दी है एक। हाँ, कौन सी तेल की दी? विशगर तेल से, वो आवट सर के यहाँ पे से सीखा था। हाँ हाँ। तो मैम अच्छा। आगे अब अनुवासन और नीरू 7 डेज का चलाएंगे ना, तो नीरू में यस। फिर क्या क्या देना है ऐसा। नीरू में क्या क्या डालेंगी बताइए आप मुझे, दशमूल एरंड क्या क्या डालेंगे? और इसमें पीपली तेल भी डाला जा सकता है, गोमूत्र डालिएगा, है ना? हाँ तो मैम इसमें वही गोमूत्र शरण वगैरह नहीं होगा ना कि गोदूध डालना चाहिए? नहीं, गोमूत्र डालिए, गोमूत्र डालिएगा। अच्छा मैम। हम्म। तो वैसे ही मधु लवण चिंचा कल हाँ, बाकी वाला तो गोमूत्र। सेम रहेगा, बट हाँ गोमूत्र जरूर डालें। ओके मैम मैम। गोमूत्र कितना होना चाहिए? एटलीस्ट 40-50 ml तो भी डालें, कम से कम। ओके। और मैम हम्म। स्नेह है इसमें यही डालेंगे ना, विशकर तेल ही ऐड कर दें या कोई और चलेगा? दूसरा फिर पिपली तेल डाल सकते हैं, या दूसरा भी तिल तेल भी डाले, या चल सकता है। अच्छा हम्म। ओके। तो मैम 7 डेज ऐसे ही दे देना, निरु अनुवासन करके। हाँ हाँ, दीजिएगा। उसमें आपने ओरल मेडिसिन क्या दे रही है? ओरल मैम पहले उसको पाचन के लिए हिंगू व चादी चूर्ण खिलाया था, गुड़ची घनवटी हम्म और आमवातारी रस। हम्म। अभी उसको 10 डेज के बाद आई है तो योगराज गुग्गुल ऐड किया है। महारासनादी काढ़ा और दशमूला लिस्ट दोनों मिक्स करके लेने के लिए बोला है। ठीक है। और उसको बैक पे थोड़ा ही घाव जैसा है तो सूक्ष्म त्रिफला और अमृतादी गुग्गुल ऐड कर दिया है। अब कैसा कैसा घाव है? मैम मैं पिक भेजती हूँ, वो इतना थोड़ा अजीब सा ही है। वो बोलती है कि सालों साल ना वो ऐसा ही रहता है, पहले भी उसको एक हुआ था तो वो 4 इयर्स तक वैसे ही था कंटिन्यूअसली, और फिर उसको ऑपरेट करना पड़ा बाद में वो। मैं नहीं समझ पा रही आप क्या कह रही हो। मैम ने मैं उसका पिक भेजती हूँ ग्रुप में। अच्छा, हाँ ठीक है, चलेगा चलेगा चलेगा। मैम अगर काफी टाइम से हो रहा है तो फिर उसमें वो कुछ बढ़ भी सकता है। शुगर तो नहीं है उनको? अगर इतनी टाइम से नहीं नहीं नहीं, बढ़ रहा है तो कोई भी डायबिटीज बीपी कुछ भी हिस्ट्री नहीं है। 4 साल तो हम्म। काफी बड़ा हो गया ना टाइम। हाँ हम्म। वो उनको पहले और भी था, मतलब वो एक्चुअली ये रिपीटेडली। ट्रीटमेंट चलनी चाहिए थे मैम ठीक से ना, अभी तो वो कॉम्प्लिकेटेड टाइप में हो गया। वो मैम ले रहे हैं, बट वो एलोपैथी ट्रीटमेंट ले रहे थे कंटिन्यूअसली। हम्म। अच्छा, ठीक है। मैंने ग्रुप में पिक डाला है उनके वो वुंड का, वो 4 ईयर से ऐसा ही है, सिर्फ इचिंग है इस वुंड में, कोई अदर कंप्लेन नहीं है। अच्छा, ठीक है। वेतरन बस्ती, रचना जी पूछ रहे, रचना जी आई है, आप आई नहीं बहुत दिनों से। वेतरन बस्ती, ये तो नीरो बस्ती का ही फॉर्म हो गया मैम, बिकॉज इट इज अ डिकॉक्शन टाइप ऑफ एनीमिया। वेतरन बस्ती वो भी आम वाद में काफी अच्छा काम करता है सपना जी, वेतरन बस्ती। इसमें हाँ मैम वही। गुड़ सेंधा लवण एंड गोमूत्र होता है। तो मैडम ने अच्छा याद दिला दिया, वो भी अच्छा काम करता है। इसमें तिल तेल ही डाला जाता है, ये सब कुछ मिलाकर ये बनती है बस्ती। वो भी कभी यूज करके देखिएगा पेशेंट में ना, ये पेशेंट अच्छी इस चीज के लिए। हाँ मैं वही वेतरन बस्ती ही कल से देती हूँ उसको। तो मैम वो वेतरन कंटिन्यूअसली वही देनी है कि अनुवासन भी देनी है साथ में? एक्चुअली वेतरन का मतलब एक निरूह बस्ती का ही ये माना गया है, ओके। स्वरूप माना गया है। आपको चेंज करके देनी पड़ेगी पहले। एक जैसे आप 7 दे रही हैं हम्म। तो पहले 2 अनुवासन दे दीजिए या एक अनुवासन हाँ, दीजिए ऐसे कुछ और फिर करके। निरू। ओके मतलब फर्स्ट ओके। अनुवासन ही होती है जनरली। हाँ फर्स्ट तो मैम आज दे दिए मैंने, इसलिए मैं वो लेक्चर नहीं सुन पाई, पेशेंट तभी आया तो। दीजिएगा, चलेगा। ठीक है मैम। और ये वेतरन बस्ती को एम्प्टी स्टमक ही देना है आपको। लाइक मैम पेशेंट ने 1 o'clock को ले लिया है खाना, तो शाम में ऐसे दे सकते हैं और 6 थोड़ा बजे के खाना का आसपास। भी लाइक थोड़ा वेतरन देखिए, बाकी जो लाइक वेतरन बस्ती के लिए बाकी ज्यादा नियम तो लागू नहीं है, एंड सभी प्रकार के इसमें दे सकते हैं। तो थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, तो इसीलिए पेशेंट का बल वगैरह देखकर ही करें इसको। ओके मैम। यस।
और बोलिए। और बाकी आरती जी, हाँ मैम बोलिए। मास्टर मैम, बहुत अच्छा आपने इसमें बताया। मैम ये जो मैम बता रही थी केस, तो ये सूतिका के बाद मतलब उस टाइम हुआ उनको? हाँ मैम ये 100% क्योरेबल है। मेरे पास मैक्सिमम जो आम बात के आते हैं आफ्टर ये डिलीवरी, पोस्ट डिलीवरी वाले ही आते हैं। तो इसमें मतलब सबसे पहले क्या रहता है, आप ना उसका जो उसने उस समय फॉलो नहीं किया, अभी कितना टाइम हो गया उसके बच्चे को मतलब? 4 years। हाँ, तो जो उसने उस समय फॉलो नहीं किया होता नॉर्मली पेशेंट ने, तो आप उसको अब फॉलो कराइए। जैसे हमें जीरक आद्य अरिष्ट देना चाहिए ट्रीटमेंट, ही आप इससे स्टार्ट कीजिए। जैसे जीरक आद्य अरिष्ट है, सूतिका भरण रस है, वो इसमें बहुत अच्छा काम करता है। डायरेक्ट अगर आप बेतरन बस्ती देंगे तो वो बहुत ज्यादा रुक्ष रहती है, और नॉर्मली जो पेशेंट्स होते हैं 4 साल में उनका स्टिफनेस इतना ज्यादा बढ़ जाता है, कफ की मात्रा बहुत ज्यादा बड़ी भी होती है, और साथ में वात भी वृद्धि, मतलब पेन इतना ज्यादा होता है, पेशेंट बिल्कुल अनबियरेबल पेन के साथ हमारे पास आता है। तो आप स्टार्टिंग जो है बिल्कुल आराम से जीरक आद्य अरिष्ट, सूतिका भरण रस जैसे गोल्ड के टेबलेट आप दे सकते हैं। और लेप, आप जैसे मैम ने बहुत अच्छे अच्छे लेप बताए, तो इसमें आप लेप का सबसे ज्यादा आपको इफेक्ट मिलेगा। आप लास्ट में बालू का स्वेद पे जाइएगा। और निरुवस्ती भी जैसे आपने देनी है तो अमृतोत्तर कषाय आता है एक, उसमें अमृता रहता है, हरितकी रहता है, और एक शायद एक और इंग्रेडिएंट है शायद सौंठ। हाँ, ये तीनों समभाग में रहते हैं। तो इसका आप कषाय का अगर आप बस्ती देते हैं तो पेशेंट को इसमें काफी फायदा मिलता है। और अगर पेशेंट में बर्निंग सेंसेशन भी कई बार पेशेंट में रहता है, तो जो गुड़ुची पत्र का लेप है वो इसमें बहुत अच्छा काम करता है। नहीं तो जो मैम ने लेप बताए, मैम ने बहुत अच्छे लेप बताए, वो जो लेप है ना, लेप के ऊपर आप गुड़ुची पत्र बांध दीजिए पेशेंट को, ओवरनाइट उसको रखिए, तो उसका बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। और एक इसमें हम उपनासवेद में कर सकते हैं कि एरंड तेल के ऊपर महाविषगर्भ तेल लगाकर उसको, जैसे गरम तवे पे या कोई भी चीज है उस पे गरम करके लेप, जो भी हम लेप लगा रहे हैं, दशांग लेप है, कोई भी लेप हम लगा सकते हैं इसमें पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग। एरंड बीज का भी हम लेप लगा सकते हैं, उसके ऊपर एरंड का जो पत्र रहता है उसको महाविषगर्भ तेल में डिप करके वो आप ओवरनाइट बांधिए, तो इसमें बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। उसके बाद आप बस्ती पे जाइए। डिपेंडिंग अपॉन, पहले उनका आम का पाचन करना है, क्योंकि हमें आयुर्वेद में हमें हमेशा ये सोच के ट्रीटमेंट करना चाहिए कि जो परतंत्र व्याधि है वो बाद में आई, पहले स्वतंत्र व्याधि जो मतलब जिसकी वजह से व्याधि आई, वो वजह आपने हमने वो जो निदान परिवर्जन हम बोलते हैं, वो मतलब उसको हम ठीक करें। तो उसका जो सूती का काल में उसने जो नहीं फॉलो किया ना, वो आप उसको फॉलो कराओ। जो आप जो जौन से रीजन से हमारे थ्रू आउट इंडिया में आफ्टर डिलीवरी, पोस्ट डिलीवरी, जो बड़ी लेडीज सभी मतलब घर में ही बताते हैं ये करना चाहिए, मतलब ठंडी में नहीं जाना, तो वो सारी चीजें आप उसको अब फॉलो कराओ 1-1.5 महीना, तो पूरा आप परहेज उसमें करो। अपने आप रिजल्ट देखोगे। और जो मैम ने बताया इसमें एक, हाँ, मीठी सुरंजा जो होती हैं वो बहुत अच्छा काम करती हैं। आमा हल्दी जो है वो बहुत अच्छा काम करती हैं। और एक हल्दी टाइप की एक रूट आती है, मेरे को नाम नहीं पता उसको, ये नेपाल के बॉर्डर पे मिलती है, मैं आपको फोटो भेजूंगी। तो मैंने हरिद्वार से लाई थी, तो उसकी मैं आपको फोटो भेजूंगी। उसका जो आपका उसका क्वाथ आप पीने को दे सकते हैं उसको, कोई कोई मीठी सुरंजा भी बोलता है, रासना का भी कोई अल्टरनेटिव लेता है, तो उसको आप वो पीने के लिए दे सकते हैं। या रासना सप्तक क्वाथ 4-4 चम्मच दिन में 3 बार, मतलब उसके अंदर से शोथ और आम आप पहले खत्म करिए, खत्म क्योंकि आप करिए, डायरेक्ट रासना बस्ती जरूर पे दे। जाएंगी यस। तो पेशेंट भी थोड़ा सा, हाँ, रासना इसमें इतना, मतलब आप रासना सप्तक देंगे ना, जीरक आद्य अरिष्ट और रासना सप्तक ये आपने छोड़ना नहीं है। और एरंड तेल, ये सब कुछ हमने बाद में करना है, पहले उसको दीपन पाचन अगर आप प्रॉपर कर गए, मतलब 30-40 दिन आपने सिर्फ दीपन पाचन पे कंसंट्रेट करिए। क्योंकि जो वस्ती रहती है, नो डाउट वो बहुत अच्छी है, वस्ती में भी आप सैंधावादी तेल जो रहता है, बृहद सैंधावादी तेल मैम ने बताया, तो वो उसमें बहुत ही अच्छा काम करता है। और इसमें हम कभी भी एक सिंगल ऑयल नहीं रखना है, क्योंकि पेशेंट में रुक्षता आ जाती है, और ऑलरेडी पेशेंट ऐसी स्टेज में होता है जहां उसको पेन बहुत ज्यादा हो रहा होता है। तो कभी जैसे आप बृहद सेंधावादी तेल रखिए, कभी आप निर्गुंडी तेल अगर आप खुद बना सकते हैं, खुद बनाकर यूज कर सकते हैं। एरंड का तेल का भी इसमें वस्ती बहुत अच्छी इसमें काम करती है। तो ऐसे आपने चेंज कर करके ऑयल यूज करने, पिपल्यादि अनुवासन वस्ती है वो भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो मतलब एक एक चीज को स्टिक नहीं करना है इसमें,
ये ध्यान रखना है। पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग आपने बार बार चेंज कर देना है। और इसमें दूध में सौंठ का चूर्ण, शतावरी, अश्वगंधा, रासना, निर्गुंडी चूर्ण, ये सारे बहुत इसमें अच्छे काम करते हैं। और अगर आपके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है, पेशेंट की पेइंग कैपेसिटी भी नहीं है, तो सिंपल निर्गुंडी, आपको अगर पहचान है, निर्गुंडी के पत्ते लीजिए, उसकी लुगदी बनाइए, पेस्ट बनाकर पेशेंट को बोलो लेप करो, उसके ऊपर यस एरंड का पत्ता बांध दीजिए। यस, मतलब एरंड का ये भी, और चीप एंड अर्क बेस्ट मैं पत्र आपको भी बता रही हूँ। अच्छा, बहुत सुंदर काम करेगा। हाँ, अर्क निर्गुंडी पत्र हम भी लोग अच्छा, बट बहुत कई यूज बार करते हैं। हाँ, मतलब निर्गुंडी तो आप मतलब आंखें बंद करके इसमें दे सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमने उसका शोथ दूर करना है। अगर आप उसका शोथ और आम पाचन कर देंगे तो पेशेंट आधे 15 दिन में इतना खुश हो जाता है पेशेंट, इतने में। जी मैम, थैंक यू। तो Best दूध आरती में मैम, में अच्छा आप बताया। आम आग फॉर्म पत्थर नहीं के बारे में होगा? कुछ बोल रही थी। आप आग पत्थर के बारे में कुछ बोल रही थी थोड़ा सा अभी लास्ट में। सर वो कई कई लोगों को जैसे रिएक्शन कर जाता है प्रैक्टिकली, जैसे मैंने देखा है कई पेशेंट्स में, जैसे अगर हम बांधने को देते हैं तो कईयों में ना रेड रैशेज हो जाते हैं, हाँ, कईयों वो का गर्म माथा बहुत का होता है ना, हो एक्चुअली जाता है। में गर्मी से हो जाता है कई बार, नहीं, वो गर्म गर्मी बहुत नहीं, वो ज्यादा। विष विष भी होता है, होते तो ये सारे अच्छा, विष है, हाँ जैसे एरंड बीज है, वो भी तो आपने पढ़ा होगा, रिसिन इसमें कंपोनेंट जो रहता है कुछ मात्रा में वो हाँ, टॉक्सिक रहता है। तो मतलब थोड़ा ध्यान उसमें करके, पाया जाता जैसे है, पित्त रेशेस प्रकृति का आते अगर हैं, मैंने देखा पेशेंट है। है, जैसे निर्गुंडी में ऐसा धतूर नहीं पत्र होता भी क्या? यूज होता है। हाँ जी। निर्गुंडी में ऐसा नहीं आपने देखा होगा क्या? निर्गुंडी सर कोई उसका कोई अभी तक कुछ ऐसा मिला नहीं, और सबसे सबसे बेस्ट ये चीज है, क्योंकि नॉर्मली हमारे पास जो आम बात के पेशेंट्स आते हैं ना, वो सारे 15 to 45 के एज में आते हैं। यंग जो बच्चे रहते हैं ना, उनमें भी रहते हैं, यंग लड़कियों में स्पेशली ये बहुत ज्यादा रहता है। तो उस केस में भी जो सौम्य लोग होते हैं उसमें निर्गुंडी, और अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल आप सेफ साइड पे रहो, पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ना, क्योंकि आयुर्वेद में लोग लड़ने बहुत जल्दी आ जाते हैं, तो निर्गुंडी के वो डालकर ऊपर आप गुड़ुची का पत्र रख दीजिए। ओके आप भी सेफ साइड पे, पेशेंट भी सेफ साइड पे। मैम, जो आपने ये बताया था सुतिका भड़न रस गोल्ड, ये आपने क्या डोसेज में देती हैं जनरली? सर ये डिपेंड करता है कि मतलब पेशेंट की क्या स्थिति है। ये काफी स्ट्रांग होता है सूती का भरण रस। अभी लास्ट मेरे पास एक पेशेंट आया था, उसका ड्यूरिंग मतलब जैसे ही डिलीवरी हुई, डिलीवरी के बाद किडनी फेलियर हो गया, पता नहीं मुझे क्यों हो गया। बाद में कुछ उसने मेडिसिन शायद ऐसी ली हुई थी या क्या किया, सडन उसका किडनी रीनल फेलियर से वो आया था। तो उसमें मैंने ट्रीटमेंट ही सूती का भरण रस से शुरू किया। तो ये सर पेशेंट के अकॉर्डिंग देख के आपने उसको देना है। मतलब ये हम इसकी कोई फिक्स डोज नहीं रख सकते। जब भी हम रस रसायन दें, मतलब हमने बुक्स में यही पढ़ा कि उसको मिनिमम एज मिनिमल डोज हम ये सोच के दें, हम विष दे रहे हैं पेशेंट को, तो विष भी अगर हम बहुत कम मात्रा में देते हैं तो वो अमृत का काम करेगा। तो बहुत मिनिमल डोज में दें, धीरे धीरे जैसे जैसे पेशेंट रिकवर करता जाता है आप चीजें चेंज करते जाओ। और मैम, काल क्या रखा था आपने इसे, मतलब मतलब सुबह जैसे 8-7 बजे खाली पेट से क्या कैसे किया जाता था ये आपने नहीं सुतिका भड़न रस? नहीं, क्योंकि पेशेंट फर्स्ट टाइम ले रहा है और ये बहुत ज्यादा गर्म रहता है, इसमें हम जय मंगल रस भी दे सकते हैं, क्योंकि हमने इसका आम पाचन करना, डायरेक्ट उसको चिरायता भी दे सकते हैं। तो जो आपने इसका टाइम हमेशा कभी भी एम्प्टी स्टमक मत रखना। उसका रीजन ये है, कभी कभी पेशेंट को चीजें सूट नहीं करती, तो एक बार जब हम इनिशियल स्टेज पे स्टार्ट करें, उसके बाद चाहे आप रसायन काल में शुरू कर दीजिए। पहले इनिशियल स्टेज में थोड़ा सा पेशेंट को मॉनिटर करके, मतलब पेशेंट का थोड़ा कॉन्फिडेंस हो जाए, उसके बाद फिर आप जैसे मर्जी उसको हैंडल करें। मैम, नीरू का क्वाथ जो आपने बताया था उसमें कंटेंट्स क्या थे, जो आपने 3-4 ऐसी बताई, 3 चीज बताई थी नीरू के क्वाथ में जो आपने बताया था, वो मैं सुन नहीं पाया था। एक मैंने तो अमृत सर करके। कोई नीडू का क्वाथ नहीं बताया। अच्छा, अमृतोत्तर कषाय, सर वो कंपनी का मिलता है, अमृतो नहीं तो आप खुद भी बना सकते हैं। अमृतोत्तर कषाय बोलते अमृतोदर हैं उसको। किस हाँ, ये कंपनी का यूज वाघभट था? में है मैम। सर कंपनी का नहीं मैं यूज करती, गुडुची है इसमें, हरड़ है और एक सोंठ है, शायद थर्ड शायद सोंठ है, आप नेट पे भी सर्च कर सकते ओके, हो। ठीक ठीक। ये साउथ इंडियन ही किसी कंपनी का मिलता है, आप खुद भी बना सकते हो। इसमें कोई हरड़ भी मिल जाती है, गुडुची भी आराम से मिल जाती है, और थर्ड शायद सोंठ है। थैंक यू मैम। वो एक बार आप चेक कर लेना, थर्ड कंपोनेंट नहीं ध्यान। ओके ओके, ठीक है, मैं जी देख मैम, लूंगा, थैंक थैंक यू। यू। ओके आरती मैम, हेलो हेलो मैम हेलो। बोलिए, आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। तो लाइक दूध में पैक करके देंगे तो आम फॉर्म नहीं करेगा क्या?
जैसा मैम ने बताया कि वो शतावरी और शुंठी वगैरह। शुंठी बोला है ना उन्होंने, शुंठी डालने को बोला है ना मैम, तो ठीक ही शुंठी से बोला है होता ना। तो तो हाँ, तो आप देख जलता लीजिए, है। पहले 1-2 ऐड करके देख लीजिए उनको पच रहा है कि नहीं पच रहा, और अगर पच रहा है तो उसमें और मैम चीजें पहले, मिला सबसे पहले आम पाचन, उसके बाद ये सब आप शुरू करिए। पहले सबसे पहले आम पाचन, इसमें आम फर्स्ट स्टेप पाचन। ही है हमारा। क्योंकि मैम ने जो भी एक्सप्लेनेशन किया उसमें भी मैम ने बहुत अच्छा सबसे पहले यही बताया कि इसमें जो प्रॉब्लम ही हमें आम से शुरू होती है। और आम किससे शुरू हुआ? विरुद्ध विरुद्ध आहार और चेष्टा से, चाहे वो पोस्ट डिलीवरी है, चाहे वो किसी भी तरीके की है। और अगर कुछ भी नहीं पेशेंट कर सकता, खुद ही अपने घर में, सबके घर में गड़वा वो जो रहता है जिसमें हम वो भगवान को जल चढ़ाते हैं वो रहता है ना, तो उसमें दशमूल के क्वाथ आप बॉईल करके पेशेंट को बोलिए कि बकेट में लेग रख के अपनी लेग्स पे अपने आप डालते जाए। अच्छा। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट में अफोर्डेबिलिटी का भी इश्यू रहता है। नहीं नहीं। अच्छा। और मैम अगर पेशेंट पूछता है फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं या कौन से ले सकते हैं, तो क्या एडवाइस करना है उसको? मैम अभी इस स्टेज पे आप कुछ भी ऐसा मत दीजिए। कच्चा जो रॉ अन्न है, जैसे मैम ने बताया, जो रॉ अन्न है वो बिल्कुल नहीं देना चाहिए मेरे हिसाब से। हमेशा जो फूड होना चाहिए, क्योंकि कुछ भी उसको लाइट, लघु, हमारे ग्रंथों में भी जितनी भी चीजें हैं इसमें लघु, उष्ण और स्निग्ध भोजन, बट कम मात्रा में। उसको ऐसा, मतलब हमने कोई फास्टिंग नहीं हम उसको करा रहे, हमने उसका आम पाचन कराना है, जिसमें भी चाहे जैसे भी आहार से उसको ईज आउट होता है वैसे हमने करवाना उसका। जिस भी रीजन को बिलोंग करता है, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, उसके अकॉर्डिंग आप उसका बनाइए जो भी डाइट प्लान है, जो भी मतलब आप देते हो। शिल्पा मैम क्योंकि आपने शायद जौ भी बताया था, फ्रूट तो इसमें नुकसान करेगा। जौ हाँ जी बताया सर। था ना, इसमें जौ का दलिया वगैरह फायदा करेगा? क्योंकि दलिया हल्का हुआ, जौ फायदा करेगा क्या इसमें? बार्ली। सर मेरे को इस बारे में नहीं पता, वो मैम ज्यादा अच्छा बता सकते हैं। मैं तो जो है अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था इसमें, ओके। जो हाँ, पोस्ट नहीं डिलीवरी आपने वाले बहुत केस। अच्छा करा, हम लोग को बहुत हेल्पफुल रहेगा। एक तो आपने यस यस। बताया, बहुत हेल्पफुल रहेगा ये। थैंक यू मैम। चलिए, ओके, चलिए फिर आज के लिए रुकते हैं। ठीक है मैम, चलिए।